Let's move to cholera. Have you ever heard of cholera? कभी सुना है cholera क्या है? आपको क्या लगता है? What is cholera? Constipation, not exactly constipation. थोड़ा सा you are close. Make another guess. Constipation तो नहीं है, लेकिन है कुछ गैस्ट्रो ही का से related. हाँ, ORS देते हैं बिल्कुल, ये ट्रीटमेंट आपने मुझे बिल्कुल सही बता दिया। ORS देते हैं, डिहाइड्रेशन होती है। क्यों होती है? अगर डिहाइड्रेशन हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में से जो फ्लूइड कंटेंट है वो लूज हो रहा है, हमारी बॉडी में से जो पानी है वो निकल रहा है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रही है, राइट। तो जो लूज मोशन होते हैं हमें, या वाटरी मोशंस होते हैं, उसमें हमारे पास जो इंस्टेड ऑफ पासिंग स्टूल, पर बेसिकली पासिंग वाटरी स्टूल, राइट। तो जब हमारे पास ये वाटरी मोशंस या वाटरी स्टूल्स होते हैं, तो हमारे पास स्टूल के साथ साथ बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी लूज हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन हो जाती है। अच्छा, एक एक करके हम ना चेकलिस्ट के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कॉजेटिव एजेंट, इसका तो याद करना बहुत आसान है, क्योंकि कॉजेटिव एजेंट के नाम में ही बीमारी का नाम है, जो कि है विब्रियो कॉलेरा। अच्छा, विब्रियो कॉलेरा क्या? इज इट अ बैक्टीरिया, इज इट वायरस, इज इट प्रोटोजोआ, और इट्स अ फंगाई? सो बेसिकली विब्रियो कॉलेरा इज अ बैक्टीरिया, ठीक है, इट्स अ बैक्टीरिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, हमें कॉजेटिव एजेंट पता चल गया कि विब्रियो कॉलेरा अगर किसी की ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा? उसको कॉलेरा होने के चांसेस हैं। नंबर 2, अब हम क्या देख रहे हैं? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे है। अच्छा, कॉलेरा जो है ना, ये आपको ऐसे इलाकों में या ऐसी कंट्रीज में ज्यादा कॉमनली नजर आएगा जहां पर ओपन ड्रेनेज सिस्टम है। ओपन ड्रेनेज सिस्टम का क्या मतलब है? कि जो आपका ड्रेनेज है, आपका जो सीवेज है, जो आपके नाले हैं, वो ओपन है। जैसे कि आपकी प्राइम एग्जांपल द सिटी, पाकिस्तान में कराची की अगर हम बात कर लें, तो कराची में आपको जगह जगह जो नाले होते हैं वो आपको खुले हुए नजर आते हैं, राइट। तो जो गंदा पानी है, जो सीवेज का पानी है, जो हमारे वॉशरूम्स की जितनी गंद है, वो अक्सर वो बेशतर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर वो बिल्कुल ओपन हमें नजर आ रहे होते हैं। कॉलेरा, हमारे पास जो ये बैक्टीरिया है कॉलेरा का, ये पाया कहाँ जाता है? विब्रियो कॉलेरा पाया जाता है फीसिस में, यानी कि आपके स्टूल में। सो वो कंट्रीज या वो सिटीज जहां पर ओपन ड्रेनेज है, जहां पे आपका जो भी वाटर, आपके जो वॉशरूम की आपकी जो जो भी सीवेज है, जब वो ओपनली खुले नालों में होगी, तो आपके पास जो स्टूल है या जो फीसेस हैं, जो आपका सीवेज का रूट है, वो बिल्कुल खुला हुआ है। तो वो जितनी गंदगी, जितनी बीमारियां अपने साथ कैरी करता हुआ जा रहा है, वो ओपन में फैली हुई है, वो आप आराम से। और कुछ लोग हमारे पास अनफॉर्चुनेटली, जो हमारे पास स्लम्स एरिया में लोग रहते हैं, जो झुग्गियों में लोग रहते हैं, वो उस नाले के पास रहते हैं। तो वो जो पानी है वो वही गंदा पानी कंज्यूम कर रहे होते हैं। सो इन सच कंट्रीज विद द पावर्टी रेट इज सो हाई, वेयर अ लॉट ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो द पावर्टी लाइन, वहां पर कॉलेरा जैसी डिजीजेस बहुत कॉमन होती हैं, ठीक है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एज आई सेड, कि कॉलेरा कहाँ पे होता है? फीसिस में होता है। तो हमारे पास जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ना कॉलेरा का, ये वर्ड, ये टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है, और वो है फीकल। फीकल कम्स फ्रॉम द वर्ड फीसिस, यानी कि स्टूल। फीकल ओरल रूट। अब फीकल ओरल रूट का क्या मतलब हुआ? फीकल ओरल रूट का मतलब ये हुआ कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक इन्फेक्टेड पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल मुझे खुदा ना खास्ता कॉलेरा हुआ है। मुझे कॉलेरा हुआ है, तो मेरे जो बॉडी सिस्टम है उसमें कॉलेरा का जो बैक्टीरिया है, कॉलेरा का जो पैथोजन है, वो पाया जाता है। बैक्टीरिया हमारे जो होते हैं वो बहुत रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। बैक्टीरिया की एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का फर्क होता है। Within 20 minutes, a bacteria can produce a new generation of itself. तो हमारे पास बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली अगर मुझे कॉलेरा है तो मेरी बॉडी में बहुत सारे विब्रियो कॉलेरा होंगे, राइट। आई एम एन इन्फेक्टेड पर्सन, एंड इफ आई एम, व्हेन आई एम पासिंग माई स्टूल, तो मेरे स्टूल में क्या प्रेजेंट होगा? मेरे स्टूल में प्रेजेंट होगा मेरा कॉलेरा, ठीक है, मेरा कॉलेरा का बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरा। When I'm releasing my stool, my vibrio cholera is also releasing in that stool.
और वो स्टूल जो सीवरेज सिस्टम है उसके थ्रू मूव कर रहा है। वो वाला सीवरेज का पानी जिसके अंदर वो वाला फीसेस, वो वाला स्टूल है जिसमें विब्रियो कॉलेरा है, वो पानी जो जितना भी जिस भी नदी से वो जा रहा है, वो पूरे का पूरा जो पानी है वो उस फीसेस जिसके अंदर विब्रियो कॉलेरा है, वो पूरे पानी की स्ट्रीम को कंटामिनेट कर देगा विब्रियो कॉलेरा से। So I have cholera. I pass my stool, it enters into a sewage system, and because my feces had the Vibrio cholera in it, it would contaminate the entire water channel with the Vibrio cholera. And if someone drinks water from that contaminated वाटर सिस्टम और द ड्रेनेज सिस्टम, तो उस इंसान में ट्रैवल कर जाएगा विब्रियो कॉलेरा का वायरस। वाई? क्योंकि जो फीसेस ड्रेनेज सिस्टम की एंटर की थी वाटर में, उसने पूरे वाटर चैनल को कंटामिनेट कर दिया विद द विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया। इज इट क्लियर? पहला सी समझ आ गया? दैट एन इन्फेक्टेड पर्सन passes infected feces with Vibrio cholera, which contaminates the drainage system with VC. If someone drinks water from that drainage system, they acquire VC and thus develop cholera. तो फीसेस पास हुए और उन फीसेस को ड्रिंक करा ओरली। आप अपनी ओरल कैविटी जो होती है, आपका माउथ जो होता है, उसमें आपने उस पानी को, उस गंदे पानी को जब कंज्यूम किया, तो फीकल ओरल रूट के थ्रू आपका जो विब्रियो कॉलेरा का बैक्टीरिया है वो आपके सिस्टम में आ गया, जिसकी वजह से आपको कॉलेरा हुआ। क्या ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझ आया है? Good. एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है, उसको कॉलेरा नहीं है, उसको कॉलेरा डेवलप नहीं हुआ है, बट फॉर सम रीजन उसके स्टूल में विब्रियो कॉलेरा प्रेजेंट था। The person does not have cholera, but the stool that person passed had Vibrio cholera in it. The bacteria Vibrio cholera, ठीक है, या हो सकता है कमोड में या वाटर या वॉशरूम में कहीं पर Vibrio cholera है, और जब वो स्टूल पास कर रहा था उसको कहीं से उसके हाथ पर वो Vibrio cholera का बैक्टीरिया आ गया है। Now that person did not wash his hands when he left the washroom, ठीक है, and without washing his or her hands that person consumed food, और किसी ना किसी तरीके से उसका जो हाथ था जिसमें विब्रियो कॉलेरा का बैक्टीरिया था वो उसने अपने अंदर इनटेक कर लिया है, और जिसकी वजह से उसको क्या, उसने अक्वायर कर लिया, विब्रियो कॉलेरा को अक्वायर कर लिया, और अब वो डेवलप कर सकता है कॉलेरा को। If you do not wash your hands after using the washroom, it is possible that आपके फीसेस में विब्रियो कॉलेरा था, और क्योंकि आपने अपने हाथ नहीं धोए और उन्हीं हाथों से खाना खा लिया, तो आपके सिस्टम में क्या आ गया? विब्रियो कॉलेरा का बैक्टीरिया आ गया, जिसकी वजह से आपने कॉलेरा को डेवलप कर लिया। ये दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझ रहा है? इसमें भी फीकल ओरल है। आपके फीसेस में विब्रियो कॉलेरा था, आपने हाथ नहीं धोए आफ्टर पासिंग योर फीसेस, और आपने उसी हाथों से, उन गंदे हाथों से आपने खाना खा लिया, तो ओरली आपने कंज्यूम कर लिया विब्रियो कॉलेरा को। इज दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्लियर? ओके, तो हमने कॉजेटिव एजेंट समझ लिया कि विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया था, और हमने ये देख लिया कि जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज अ फीकल ओरल रूट। अब देखते हैं कि हमारे, अच्छा, अब ये हमारे पास विब्रियो कॉलेरा बॉडी के अंदर आ गया। विब्रियो कॉलेरा अब कहाँ पर अफेक्ट करेगा? हर वायरस या हर बैक्टीरिया या हर पैथोजन की अपनी एक टारगेट साइट होती है, टारगेट ऑर्गन होता है, वो उसी को जाकर अफेक्ट करता है। सो विब्रियो कॉलेरा बेसिकली अफेक्ट करता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है, ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी कि आपके गट में एंटर करता है, और ये जाकर अफेक्ट किसको करता है? ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स को क्या कहते हैं, अफेक्ट करता है, या वहां पे जाकर अपना जो भी उसका इफेक्ट है वो कैरी फॉरवर्ड करता है। अच्छा, ऐसा क्यों है?
ऐसा इसलिए है कि ये अफेक्ट क्यों कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन को? कैन यू टेल मी कि स्मॉल इंटेस्टाइन अल्कलाइन इन नेचर होती है या एसिडिक इन नेचर होती है? जनरल नॉलेज का सवाल है। व्हाट इज द वेरी गुड, इट्स अल्कलाइन इन नेचर। हमारे पास जो विब्रियो कॉलेरा की बैक्टीरिया है, इट थ्राइव्स या इट सर्वाइव्स इन अल्कलाइन कंडीशंस। तो बॉडी में इसको अल्कलाइन कंडीशंस कहाँ पर मिल रही हैं? एब्जॉर्प्शन मैक्स होती है। आप खाने की एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हो या विब्रियो कॉलेरा की एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हो? यस, एब्जॉर्प्शन मैक्स या एब्जॉर्प्शन होती ही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में है। ओके सो हमारे पास क्यों, ओके तो हमारे पास जो विब्रियो कॉलेरा है वो थ्राइव करता है या सर्वाइव करता है अल्कलाइन कंडीशंस में। अच्छा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले होता है स्टमक, राइट? स्टमक में अगर आपको याद हो फ्रॉम ओ लेवल, स्टमक की होती हैं एसिडिक कंडीशंस। व्हाई? बिकॉज स्टमक का जो गैस्ट्रिक जूस है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl व्हिच इज एसिडिक इन नेचर। और स्टमक का जो HCl है उसका रोल ही ये होता है कि कोई बैक्टीरिया या कोई इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सिस्टम में पेनिट्रेट कर जाए तो वो जो HCl है स्टमक का वो उसको किल कर दे। सो देयर इज अ हाई चांस कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विब्रियो कॉलेरा जो हमारे सिस्टम के अंदर आते हैं वो स्टमक के लेवल पर ड्यू टू द एक्शन ऑफ HCl वो क्या हो जाए, किल हो जाए या न्यूट्रलाइज हो जाए, वो स्टमक के बियॉन्ड आ ही ना पाए। लेकिन देयर आर सम विब्रियो कॉलेरास व्हिच वुड escape the action of HCl and they would enter into the small intestines. Those Vibrio cholera that enter the small intestine produce a chemical, ठीक है? और उस केमिकल का क्या नाम है? उस केमिकल का नाम है कोलेरेजिन। They produce कोलेरेजिन। और वो कोलेरेजिन क्या करती है? हमारे पास ये मेरी जो स्मॉल इंटेस्टीन है, समथिंग लाइक दिस, इसकी जो एपिथेलियल वॉल्स है यानी जो इसकी इनर लाइनिंग है, ये जो कोलेरेजिन है वो मेरी स्मॉल इंटेस्टीन्स की जो इनर लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग है, उसको बेसिकली अटैक करती है। कोलेरेजिन एक केमिकल है जो कि विब्रियो कॉलेरा सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर। एक टॉक्सिन है, एक टॉक्सिक केमिकल है व्हिच द विब्रियो कॉलेरा वुड सिक्रीट व्हेन इट एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दैट कोलेरेजिन इज बेसिकली अटैकिंग द इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स। जो हमारे पास इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग वाले सेल्स हैं जो वॉल्स फॉर्म करी हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनको जाकर ये क्या करता है, उनको जाकर ये अटैक करता है। होता क्या है कि हमारे पास आपने सुना होगा एक लफ्ज इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? नमकियात होते हैं, सॉल्ट होता है। हमारी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत जरूरत होती है। अगर आपने A2 अगर नहीं भी पढ़ी तो आपने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में व्हाट आर यू व्हाट आप कहना चाह रहे हो इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल होते हैं? दैट इज व्हाट यू आर सेइंग देन? आई एम सॉरी आई कुडंट मेक सेंस ऑफ योर क्वेश्चन। या केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? आपके पास आयंस होते हैं, राइट? तो आपका फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड आयन हो गया, आपका सोडियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, ये सारे आपके क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सॉल्ट्स हैं। आपके हर आयन का जो आपके बॉडी में है, चाहे सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, इन सब के फंक्शंस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनैलिटी ऑफ योर बॉडी। अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स गिर जाते हैं तो दैट्स वेरी अलार्मिंग, एंड आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल लूज हो जाती है, आपको ब्लैकआउट्स हो सकती हैं, आपको सिवियर डिहाइड्रेशन हो सकती है, आपके जो नर्वस सिस्टम का पूरा कोऑर्डिनेशन है वो अफेक्ट हो जाता है, राइट? तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द परफॉर्मेंस और फॉर द फंक्शनैलिटी ऑफ योर बॉडी। हमारे पास हुआ क्या? विब्रियो कॉलेरा एंटर हुआ स्मॉल इंटेस्टीन, और स्मॉल इंटेस्टीन में आकर उसको उसके मतलब का एनवायरनमेंट मिल गया, यानी कि अल्कलाइन कंडीशंस मिल गई। जब उसको अल्कलाइन कंडीशंस मिल गई तो उसने कहा कि यहाँ पे तो मैं फुल दवाइयां मचा सकता हूँ। तो उसने क्या किया? उसने एक टॉक्सिन, एक केमिकल को रिलीज किया, कोलेरेजिन। कोलेरेजिन जो टॉक्सिन था, जो केमिकल था, उसने अटैक किया इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स को, यानी इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन को कर दिया अटैक। अभी आपने बात की कि हमारे पास इंटेस्टीन में क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है?
अब हमारे पास होता क्या, ये कोलेजन क्या करवाता है, हमारे पास जब एब्जॉर्प्शन होती है वो खाली डाइजेस्टेड फूड की नहीं होती, डाइजेस्टेड फूड से ही हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स बन रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि पोटेशियम रिच डाइट लेनी चाहिए, आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए, कैल्शियम रिच डाइट लेनी चाहिए। तो डाइट से हम बेसिकली अपना जो इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट है वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। सो व्हाट दिस कोलेजन डज इज, ये क्या करवाता है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स करवाना शुरू कर देता है फ्रॉम योर intestinal walls। यानी ये क्या करता है, this collagen causes the loss of electrolytes from the small intestines। हमारे पास जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं, decrease in electrolytes is equivalent to saying dehydration। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गए तो इसका मतलब है कि हमारे पास रैपिड डिहाइड्रेशन हो रही है। ठीक है, और होता क्या है कि हमारे पास जब डिहाइड्रेशन होती है तो वो डिहाइड्रेशन क्यों होती है, वो डिहाइड्रेशन इसलिए होती है, yes, electrolytes मतलब ions, your ions are basically what we call electrolytes in your biological system। तो हमारे पास अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस करवा रहा है ये कोलेजन, इससे होगा क्या, इससे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप होंगे कॉलेरा वाले। वो साइंस एंड सिम्टम्स के जैसे कि मैंने आपको अभी बोला था कि वाटरी स्टूल पास होना शुरू हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो रही है, डिहाइड्रेशन बॉडी में ऐसे ही तो नहीं होगी, जब जाहिर है जब पानी का लॉस होगा तभी हमारे पास डिहाइड्रेशन होगी। तो सबसे पहले हमारे पास पानी का लॉस कहाँ से हो रहा है, वाटरी डायरिया हो जाता है। ठीक है, वाटरी डायरिया मतलब कि पानी वाले मोशन सिक्रीट होना शुरू होते हैं। और बेसिकली हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक डायरिया होता है ना, यानी जो जिस तरह के मोशन हमारे पास कॉलेरा में होता है उनको हम क्या बुलाते हैं, राइस वाटर स्टूल, राइस वाटरी स्टूल या राइस वाटर स्टूल। राइस वाटरी स्टूल क्यों बुलाते हैं, अगर आपने कभी अम्मी को किचन में चावल उबालते हुए देखा हो या चावल छानते हुए देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जब चावल उबल जाते हैं और उनको अम्मी छानती होंगी तो जो पानी निकलता है वो ग्रेश या व्हाइटिश कलर का होता है। हैव यू एवर सीन दैट, कई चावलों का पानी कभी देखा है, राइट। तो हमारे पास जो मोशंस पास हो रहे होते हैं, जो वाटरी डायरिया होता है ड्यूरिंग योर कॉलेरा, जो आपका डायरिया होता है वो बिल्कुल राइस वाटर की तरह लगता है, यानी वो स्टूल लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है आप पानी स्टूल की फॉर्म में सिक्रीट कर रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा होता है ड्यूरिंग कॉलेरा। ऑब्वियसली जब वाटरी डायरिया होता है, इतना ज्यादा आपका वाटर लॉस हो रहा है, आयंस लीक नहीं हुए, आयंस का उसने बेसिकली, अच्छा बेसिकली यू कैन से कि आपके आयंस निकले तो उसने साथ साथ वाटर को भी अपने खींच लिया, आप ये कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है, हमारे पास बेसिकली आयन स्टार्टेड टू लीव, उसकी वजह से वाटर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, वाटर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे पास वाटर लॉस होना शुरू हो गया होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हो जाएगा ना। और जब हमारे पास आयंस कम होंगे तो हमारे पास सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा तो वाटर की खासियत है कि हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल उसकी मूवमेंट हो जाती है। ओके, तो राइस वाटरी स्टूल होगा, राइस वाटरी स्टूल की वजह से हमारे पास ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन हो रही है। डिहाइड्रेशन के क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, आपकी जब बॉडी से वाटर लॉस हो रहा होता है तो ऑब्वियसली पूरी बॉडी से ही मॉइस्चर कंटेंट जो है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, पूरी बॉडी से हमारा पानी का जो कंटेंट है वो कम हो रहा है। तो आपकी जो आप अक्सर जब आपको बहुत प्यास लग रही होती है उसका क्या मतलब होता है कि पानी की कमी हो गई है बॉडी में, तो आपका जो मुंह है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। सो यू फील दैट योर माउथ इज ड्राइंग, आपका हलक खुश्क हो रहा होता है, आपका माउथ खुश्क हो रहा होता है, ड्राई माउथ, और आपकी जो स्किन है वो भी ड्राई होना शुरू हो जाती है। सो यू हैव ड्राई माउथ एंड ड्राई स्किन बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वाटर। फिर ऑब्वियसली आप डिहाइड्रेशन है, पानी लॉस हो रहा है बॉडी से तो आपका हलक भी खुश्क हो रहा है, तो आपकी जो थर्स्ट है वो बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा पानी पीने का दिल चाहेगा, सो देयर इज एन इंक्रीज थर्स्ट।
ऑब्वियसली आपका बॉडी का इतना सारा वाटर जब लूज हो रहा होगा, इतना ज्यादा वाटर लूज कर रहे होंगे आप, डिहाइड्रेशन हो रही है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, जो आयंस हैं वो भी खत्म हो रहे हैं, नमकियात की कमी हो रही है, तो आपका ऑब्वियसली एनर्जी कम हो जाएगी, आप वीक हो जाओगे। तो आपको क्या फील हो रही होगी? आपको लेथार्जी, वीकनेस फील हो रही होगी। ठीक है। और उसकी वजह से कभी कभार जो आपका बैक्टीरिया होता है, कोई भी बैक्टीरिया होता है, वो आकर अपने जब केमिकल्स रिलीज कर रहा होता है, जिसको हम बैक्टीरियल टॉक्सिन्स बुलाते हैं, तो वो क्या करवाता है? वो फीवर इंड्यूस करवा देता है। फीवर क्यों इंड्यूस हो रहा है? बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स की वजह से इंड्यूस हो रहा है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से हमारा फीवर भी इंड्यूस हो गया। फिर कभी कभार अक्सर आप कहते वॉमिटिंग भी हो सकती है, यू फील वेरी हैवी, तो उसकी वजह से वॉमिटिंग भी हो सकती है कॉलेरा में। और आपका ऑब्वियसली आप इतना आपका आप थक आपको वीकनेस हो रही है, आपका इतना ज्यादा वाटर कंटेंट लूज हो रहा है, आपका इतना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट लूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो आपकी आंखें हैं वो बहुत ज्यादा ढलक जाएंगी, वो अंदर की तरफ संकन हो जाएंगे। सो दीज आर द सम साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कॉलेरा। आर द साइंस एंड सिम्टम्स क्लियर? ओके। अब इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, डायग्नोसिस ये है कि अभी मैंने आपको बताया इनिशियली कि हमारे पास जो विब्रियो कॉलेरा होता है, दैट इज द पॉजिटिव एजेंट। ऑब्वियसली अगर हमें एक बीमारी का पॉजिटिव एजेंट, फॉर एग्जांपल डेंगू का टेस्ट करवाते हैं, तो डेंगू के टेस्ट में अगर हमें डेंगू का पॉजिटिव एजेंट नजर आएगा, तभी हम कहेंगे कि यार डेंगू हो रहा है। उसी तरह से अगर हमें टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट नजर आएगा, तो हम कहेंगे टाइफॉइड हो रहा है। अगर मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट, जैसे कि हमारे पास प्लाज्मोडियम होता है, अगर हमें प्लाज्मोडियम ब्लड में नजर आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि यार ये तो मलेरिया का केस है। तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, जहां पर एक कुछ बैक्टीरिया या कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो यूरिन में पाए जाते हैं, तो हम उसके लिए यूरिनरी यूरिन टेस्ट करवाते हैं, राइट। कुछ स्टूल में पाए जाते हैं, उसके लिए हम स्टूल टेस्ट करवाते हैं। कुछ ब्लड में पाए जाते हैं, उसके लिए हम ब्लड कल्चर करवाते हैं। तो हमारे पास जो विब्रियो कॉलेरा है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि ये कहाँ पाया जाता है? या फीसिस में पाया जाता है, ये फीसिस के थ्रू ट्रैवल करता है। तो एनी पेशेंट हु वी आर सस्पेक्टिंग टू हैव कॉलेरा, हम उसका स्टूल टेस्ट करवाएंगे, हम उसके जो फीसेस है उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाएंगे, और अगर हमें उसके फीसेस में विब्रियो कॉलेरा के स्ट्रेन्स मिले, तो इसका ये मतलब है कि इस पेशेंट को क्या है? कॉलेरा है। तो इसका डायग्नोसिस क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्टूल एग्जामिनेशन। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? एज यू योर सेल्फ मेंशन कि हम इसमें ओआरएस पिलाते हैं, ओआरएस क्यों पिलाते हैं? व्हाट डू यू थिंक, ओआरएस में ऐसा क्या है जो हमें एक कॉलेरा के पेशेंट को देना चाहिए? वेरी गुड। तो वी बेसिकली हैव इलेक्ट्रोलाइट्स। हम कहते हैं नमकियात की कमी हो गई है, तो नमकियात पिला दो। तो हमारे पास जो इसकी ट्रीटमेंट होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं ओआरटी। और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में हम क्या दे रहे होते हैं? हम बेसिकली दे रहे होते हैं आपका ओआरएस जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स दे रहे होते हैं। बेसिकली हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि कंटिन्यूसली राइस वाटर स्टूल पास हो रहे होते हैं, तो आपका वाटरी स्टूल की वजह से कंटिन्यूस वाटर लॉस हो रहा होता है। तो उसको रिस्टोर करने के लिए अगर हम कंटिन्यूस रिहाइड्रेशन करते रहेंगे, तो हमारे पास इवेंचुअली वो वाहिद तरीका है, या वो वाहिद चीज है जो सफिशिएंट है हमारे कॉलेरा को सही करने के लिए। हाउएवर, अगर कोई हमारे पास सिवियर केस हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कि हमारा कंट्रोल हो ही नहीं रहा है वो केस, तो ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी का क्या, मैं वक्फे वक्फे से ओआरएस पिला रही होंगी, राइट। बट ऐसा भी हो सकता है कि किसी पेशेंट का बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पर इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेंट ड्रॉप कर गया, और मैं फौरन से चाहती हूँ कि इसके ब्लड में पहुंच जाए आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इन दैट केस मुझे आईवी करना पड़ेगा। आईवी का क्या मतलब है? इंट्रा वीनस तरीके से, यानी मैं जो ड्रिप लगानी पड़ेगी, इंट्रा वीनस फ्लूइड प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओआरएस तो मैं पिला रही हूँ पानी में घोल के, शरबत की फॉर्म में उसको पिला के मैं दे रही हूँ, और जब जब उसको जरूरत महसूस हो वो ओआरएस को कंज्यूम कर ले। लेकिन अगर किसी पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स इस लेवल तक गिर जाएं कि वो पिलाने से रिस्टोर नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली हम जब भी कोई चीज कंज्यूम करते हैं, वो हमारे पूरे के कहते हैं इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में 3 घंटे गुजार के फिर स्मॉल इंटेस्टीन जाता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टीन से एब्जॉर्प्शन होती है। इट इज अ प्रीटी लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्लड में फौरन से इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएं, इतने लंबे प्रोसेस से स्मॉल इंटेस्टीन तक पहुंचे और फिर स्मॉल इंटेस्टीन में एब्जॉर्प्शन हो इनटू द ब्लड, दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मुझे फौरन के फौरन इसको इलेक्ट्रोलाइट्स पहुंचाने हैं, तो मैं आईवी कर दूंगी।
मैं उसको ड्रिप लगाकर वही इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिप की फॉर्म में डायरेक्टली ब्लड में इन्फ्यूज कर दूंगी। ठीक है, हमारे पास बेसिकली जो मेन टारगेट होता है ना, वो बेसिकली रिस्टोर करना होता है हाइड्रेशन के कंटेंट को। तो हमें बेसिकली या तो आईवी के जरिए या फिर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के जरिए, दोनों तरीकों से हमें पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना है। वी हैव टू इंश्योर कि उसका ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स या वाटर लॉस ना हो रहा हो। इज दैट क्लियर? We basically give lots of fluids and lots of water to this patient. अच्छा, खाली सॉल्ट्स नहीं देते, लाइक ऑब्वियसली सॉल्ट तो देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, लेकिन साथ साथ हम ग्लूकोज भी दे रहे होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज क्या करती है, जो हम ओआरटी कर रहे होते हैं उसमें हम दो चीजें दे रहे होते हैं, सॉल्ट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स दे रहे होते हैं, और आपका ग्लूकोज भी दे रहे होते हैं। ग्लूकोज का क्या फायदा होता है? ग्लूकोज एक तो ऑब्वियसली बॉडी की एनर्जी, रिस्पिरेशन में एनर्जी के लिए काम आएगी। वैसे ही बंदे की एनर्जी लेथार्जिक हुआ है, वीकनेस हुई है, तो उसको एनर्जी की जरूरत है, तो ग्लूकोज उसकी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए हमें चाहिए। प्लस ग्लूकोज इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी अगर ग्लूकोज होगी ना, तो जो हमारी वाटर की एब्जॉर्प्शन है इन द इंटेस्टाइन वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये क्या करवा रहा है, ये इंश्योर, ग्लूकोज इंश्योर करवा रही है कि हमारे पास इंक्रीज अपटेक ऑफ वाटर हो इन द इंटेस्टिनल लेवल। और ऑब्वियसली अगर वाटर का अपटेक होगा तो वाटर खाली अकेला तो अपटेक उसका होगा नहीं बॉडी में, साथ साथ वो सॉल्ट्स को भी ब्लड में एब्जॉर्प्शन रेट उसका बढ़ा रहा होगा। सो ग्लूकोज वैसे तो वाटर की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, लेकिन जब वाटर की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली वाटर में प्रेजेंट जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी भी एब्जॉर्प्शन वो फास्टर या इंक्रीज करवा रहा है। व्हाट वी हैव टू इंश्योर इज, हमारा हमारा ना रिहाइड्रेशन थेरेपी से, भले वो आईवी के लेवल पर हो या ओरल लेवल पर हो, हमारा रिहाइड्रेशन इज द ओनली गोल और द ओनली टारगेट टू ट्रीट द पेशेंट। इसी के थ्रू हमारा कॉलरा का पेशेंट जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वी अवॉइड गिविंग antibiotics and we avoid giving antidiarrheal pills। बेसिकली क्योंकि कॉलेरा में मसला वॉमिटिंग, एंटी डायरियल पिल्स क्या करती हैं, आपकी वॉमिटिंग को रोक देती हैं, आपके क्या कहती हैं, मोशंस को रोक देती हैं। वो सब साइंस एंड सिम्टम्स है जो हम चाहते हैं कि रोकें, लेकिन मसला ये है विद कॉलेरा, जो रूट कॉज ऑफ कॉलेरा है वो लॉस ऑफ वाटर है। एंटीबायोटिक्स देके हम लॉस ऑफ वाटर को नहीं दे रोक सकते। एंटी वॉमिटिंग पे, सॉरी सॉरी सॉरी, दीज आर एंटी वॉमिटिंग पिल्स, जिनको मैंने एंटीबायोटिक्स लिख दिया है, एंटी वॉमिटिंग। तो आई नो कि वॉमिटिंग एंड डायरिया ये दोनों बहुत मेजर सिम्टम्स हैं कॉलेरा के, एंड आई शुड बी कंसर्न विद करेक्टिंग देम। बट द थिंग इज कॉलेरा का जो मेन रूट कॉज है वो डिहाइड्रेशन है। एंटी वॉमिटिंग देके या एंटी डायरियल देके मैं डिहाइड्रेशन को स्टॉप नहीं कर रही। तो मुझे बस इंश्योर ये करना है कि मेरा जो पेशेंट है ये टैबलेट्स इसलिए दे सकते हैं कि कॉलेरा में बेसिकली क्या है, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन अवॉइड करते हैं। अवॉइड क्यों करते हैं कि ऑलरेडी वो पेशेंट वॉमिट कर रहा होता है, सो यू डू नॉट हैव टू गिव मच ऑफ द मेडिसिन, क्योंकि वो जो भी इनटेक कर रहा होगा वो उसको प्यूक आउट कर देगा। सो फॉर दिस पेशेंट यू यूजुअली गिव फ्लूइड्स एंड वाटर। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी बॉडी जो भी वो ले रहा है उसको थ्रो आउट कर रही है या फिर उसको वाटरी फ्लूइड में रिलीज कर रही है। सो इट्स बेटर टू अवॉइड एंटी वॉमिटिंग एंड एंटी डायरियल पिल्स। क्यों? क्योंकि मसला है डिहाइड्रेशन का, कि वाटर लॉस हो रहा है। तो जब मैं रिहाइड्रेशन थेरेपी कर रही हूँ तो वो रिहाइड्रेशन थेरेपी इज इनफ टू क्योर और टू स्टेबलाइज माई पेशेंट ऑफ कॉलेरा। अगर कोई बहुत सिवियर केस है और मुझे जरूरत पड़ जाती है दवाई देने की, तो मैं एंटीबायोटिक जरूर दे सकती हूँ, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज है तो इसमें एंटीबायोटिक दे सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स कैन शॉर्टन the duration of illness and reduce the severity of symptoms। Can we take fiber? फाइबर क्या करवाता है? फाइबर तो आपका कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? टेल मी व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन, व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? आपके नजदीक कॉन्स्टिपेशन की क्या डेफिनेशन है? ओके, डिस्टर्बेंस ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस तो बहुत वीक एग्जांपल आपने दिया। मोशंस होते हैं वो डिस्टर्बेंस ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस है, आपकी वॉमिटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है, वो भी डिस्टर्बेंस ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस है। आप को सो यू नो ऑल द गैस्ट्रो डिजीजेस दे आर डिस्टर्बेंस ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेसेस। कॉन्स्टिपेशन इज जब आपका स्टूल रिलीज ही ना हो रहा हो, आपका जो अनडाइजेस्टेड
फूड मटेरियल है वो फंसा हुआ है, वो आपकी बॉडी एक्सपेल आउट नहीं कर पा रही, वो आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही, उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। जब आपकी बॉडी स्टूल पास नहीं कर रही, तो स्टूल को पुश आउट करने के लिए, उसको पास करवाने के लिए फाइबर लेते हैं। यहाँ पर हमारा स्टूल रुक नहीं रहा, हद से ज्यादा बह रहा है, और ऐसे बह रहा है कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स तो बह ही नहीं रहे, साथ साथ वाटर बह रहा है, बल्कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बहते ही नहीं है, वाटर ही के फॉर्म में वो बह रहे होते हैं। तो यहाँ तो हमारी एक्सेसिवली स्टूल पास हो रहा है, तो हम अगर फाइबर देंगे तो हम और ज्यादा क्या कहते हैं एक्सपल्जन ऑफ स्टूल करवा रहे होंगे, तो वो तो हमारी नुकसानदेह होगा नहीं। कॉन्स्टिपेशन इज बेसिकली व्हेन योर स्टूल इज नॉट पासिंग, इट्स ब्लॉक्ड, उसको पुश आउट करने के लिए हम फाइबर देते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, तो ये हमारे पास कॉलेरा था। अब ये तो हमने देख लिया कि ये कॉजेटिव एजेंट क्या है। कॉजेटिव एजेंट इसका विब्रियो कॉलेरा है, जो कि एक बैक्टीरिया है, ये फीसेस में पाया जाता है। तो अगर आप किसी तरह से कोई फीसेस कंटामिनेट कर दे किसी वाटर स्ट्रीम को, और उस वाटर स्ट्रीम का कंटामिनेटेड पानी कोई कंज्यूम कर ले, तो इसको कॉलेरा हो जाएगा। और अगर किसी के फीसेस में विब्रियो कॉलेरा था और उसने उसके बाद हाथ वॉश नहीं किए और उन्हीं हाथों से खाना खा लिया, या किसी तरह से ओरल कैविटी में वो कॉलेरा का वायरस उसके हाथों से, सॉरी, कॉलेरा का बैक्टीरिया उसके हाथों से चला गया, तो उसको कॉलेरा डेवलप हो जाएगा फीकल ओरल रूट के थ्रू। विब्रियो कॉलेरा अफेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स को, क्योंकि वो अल्कलाइन कंडीशन पे थ्राइव करता है। जब वो, इट इज पॉसिबल कि स्टमक का जो HCl है वो किल कर दे विब्रियो कॉलेरा को ड्यू टू द एसिडिक एनवायरनमेंट, बट तो बेसिकली हमारा जो स्टमक का HCl है वो क्या करता है, वो बेसिकली हमारा कैंसिल कर सकता है द इफेक्ट ऑफ कोलेरा को। ठीक है, हाउएवर हमारे पास होता क्या है कि जब स्मॉल इंटेस्टीन में विब्रियो कॉलेरा एंटर कर जाता है, तो विब्रियो कॉलेरा रिलीज करता है एक टॉक्सिन जिसका नाम है कॉलेरेजन। वो कॉलेरेजन क्या करता है, वो अफेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टीन के एपिथेलियल सेल को, जिसकी वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स वो इंटेस्टीन की वॉल से करवा रहा होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो रहा है तो साथ साथ डिहाइड्रेशन भी हो रही है। डिहाइड्रेशन हो रही है तो हमारी बॉडी से वाटर लीक आउट कर रहा है, वाटर एक्सपेल आउट हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है। तो इसमें हमारे पास राइस वाटर स्टूल कैरेक्टरिस्टिक टू कॉलेरा होता है, जिसमें राइस वाटर की फॉर्म में स्टूल पास कर रहा होता है, बिल्कुल वाटरी होता है, सॉलिड पार्टिकल्स उसमें इतने ज्यादा नहीं पाए जाते, बहुत लिटिल टू मिनिमम होते हैं। डिहाइड्रेशन हो रही है तो उसकी वजह से हलक खुश्क होगा, स्किन खुश्क होगी, ज्यादा प्यास लगेगी, थकन होगी, वीकनेस होगी, फटीग होगी। बैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया सर्टेन टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, जिसकी वजह से फीवर भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, और सनकिन आइज भी हो सकती हैं। डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, क्योंकि विब्रियो कॉलेरा स्टूल में पाया जाता है, फीसेस में पाया जाता है, तो हम स्टूल टेस्ट करवा लेंगे, तो अगर उसमें हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे विब्रियो कॉलेरा नजर आ जाएगा, तो इसका मतलब है पेशेंट को विब्रियो कॉलेरा है। डिहाइड्रेशन थेरेपी हम ओरल मेथड से भी कर सकते हैं या IV फ्लूइड के थ्रू कर सकते हैं, और उसमें बेसिकली हम सॉल्ट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज दे रहे होते हैं, ताकि बॉडी में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, ज्यादा से ज्यादा वाटर अपटेक हो, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो। ये हमारे पास डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कॉज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन सब देख लिया, लेकिन हम इसको होने देना ही नहीं चाहते। प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए? ये एक ऐसी डिजीज है जो गंदे पानी से या स्टूल कंटामिनेटेड वाटर से फैली जाती है। So what do you think should be the preventive measures or the control measures to inhibit the spread of cholera? कि कॉलेरा फैले ही ना, क्या करना चाहिए, किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए कॉलेरा से? Yes, so we can say clean food and water supply होना चाहिए, जिसमें हमारे पास कंटामिनेटेड फूड और वाटर को हम ना कंज्यूम कर रहे हो, गंदी नालों से हम पानी ना ले रहे हो। क्लीन फूड एंड वाटर सप्लाई, वेरी गुड। फिर आप जो कहना चाह रहे हो प्रॉपर सैनिटेशन कह सकता हूँ उसे, कि आपका जो सीवरेज सिस्टम है वो प्रॉपर हो, सो प्रॉपर सैनिटेशन। देन हम वैक्सीनेशन भी लगवा सकते हैं अगेंस्ट कॉलेरा। तो वैक्सीनेशन, अभी हम इम्यूनिटी में पढ़ के आए कि वैक्सीनेशन क्या होगी, कि हम एक वीकेंड अटेनुएटेड फॉर्म ऑफ कॉलेरा को एंटर करवा दें, या किल्ड कॉलेरा के सेविब्रियो कॉलेरा को हम इंट्रोड्यूस करवा दें बॉडी में पहले से ही, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनवा दें, ताकि अगर कॉलेरा का बैक्टीरिया कभी बॉडी में आए भी तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर्ड हो टू डिफेंड आवरसेल्व्स अगेंस्ट कॉलेरा। यस, हम हाइजीन को प्रमोट कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट हाइजीन रूल्स, स्ट्रिक्ट हाइजीन रूल्स। हम अपने पानी को बॉईल करके पी सकते हैं, सो वी कैन यूज, ऐसे ही पानी को यूज ना करें, बॉइल्ड वाटर इस्तेमाल करें।
फिर आपने कभी कभार देखा होगा कि हम क्लोरीन टैबलेट्स डाल देते हैं अपने टैंक्स के अंदर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम क्लोरिनेटेड वाटर यूज करें। और फिर हम लोगों को एजुकेट करें। सबसे अहम चीज ये होती है कि बीमारी के बारे में अगर एजुकेशन ही नहीं है, पता ही नहीं है कि किस चीज से फैल रही है, किन किन जगहों पे कॉमन है। फॉर एग्जांपल डेंगू मलेरिया मच्छर के थ्रू होता है। मच्छर कहाँ पे कॉमन होते हैं? ज्यादातर जो हमारे पास ये जो पानी के पूल्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, जो कीचड़ वाले इलाके होते हैं, वहां पर हमारे पास जहाँ पे भी स्टैग्नेंट खड़ा हुआ पानी होगा वहां पे मच्छर होंगे, और मच्छर के थ्रू फैलने वाली जितनी भी डिजीज है, जैसे कि आपका मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये बहुत आराम से फैली जा सकती है। तो अगर लोगों के अंदर ये एजुकेशनल अवेयरनेस होगी कि यार इन हालात में या इन सिचुएशंस में या इन्हीं वेदर के बाद जो पॉइंट्स खड़े हो जाते हैं, इससे गंदगी फैल सकती है, तो वो उस चीज की तरफ बढ़ेंगे नहीं। तो सबसे अहम चीज जो प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर होता है किसी भी डिजीज के लिए, वो एजुकेशनल अवेयरनेस होती है। बिकॉज वी हैव सीन द एरा ऑफ कोविड, तो हमें पता है कि कितने सारे लेवल्स पे मीडिया के थ्रू हमें अवेयर कराया जा रहा था, या डॉक्टर्स के थ्रू हमें अवेयर कराया जा रहा था कि असल में बीमारी क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल आई डिड नॉट कैच कोविड, उसकी वजह ये थी कि कहीं ना किसी लेवल पे मुझे वो एजुकेशनल अवेयरनेस मिल रही थी दैट हाउ वी आर सपोज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स और ट्राई टू प्रिवेंट कोविड फ्रॉम हैपनिंग टू अस। So educational awareness is one of the most fundamental things to protect oneself from a disease. So that's it for today. Any questions so far?